हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के नो योर बजट के सीरीज़ के पार्ट 7 में। हमने ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 6 कवर किए हुए हैं, जहां पर हमने बजट का डेफिनेशन, बजट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, बजट का प्रोसेसिंग, हमने बजट से रिलेटेड, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो कोई भी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिनकी ज़रूरत थी, उन सभी को हमने कवर करने की कोशिश की है। आज के इस बजट पार्ट नंबर 7 में हम बजट स्पीच और फाइनल पैसेज इन द पार्लियामेंट देखेंगे। यानी कि मैं आपको फिर से एक ओवरव्यू बता दूंगा कि किस तरीके से बजट का जो ये स्टार्ट होता है। देखिए, हमने ऑलरेडी प्रिपरेशन ऑफ द बजट प्रोसेस में देखा कि बजट किस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आज के इस चैप्टर में देखेंगे कि बजट का प्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, उस पर डिस्कशन के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, और आखिर में उसे गिलेटिन जो कि एक फ्रेंच वर्ड है, अब वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, हम सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, नो डाउट एज यू ऑल नो के फरवरी 1 को बजट हाल ही में ही प्रेजेंट किया गया था, और मोस्ट प्रॉब्ली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिस दिन भी सेलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं, उसी दिन हमारा बजट प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन बजट प्रोड्यूस करने के बस एक दिन पहले ही इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया जाता है। तो हाल ही का ही अगर आप 2022 को एग्जाम्पल देखें तो जनवरी 31 इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया, जो कि पिछले साल का प्रोग्रेस कार्ड था, और फरवरी 1 2022 को बजट रिलीज किया 2020-23 का, जो कि आने वाले ईयर का हमारे लिए एक प्रोस्पेक्टस की तरह भी वो काम करता है, क्योंकि एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर वहां पर हमें देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि हलवा सेरेमनी वगैरह हो जाने के बाद जब बजट प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, तो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर जो कोई भी हैं, अभी एग्जांपल आप निर्मला सीतारमण जी का ही ले लें, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो बजट को जो है वो टेबल करते हैं पार्लियामेंट में, स्पेसिफिकली लोकसभा में, और साइमल्टेनियसली जब लोकसभा में उसे प्रोड्यूस किया जाता है, ऑन द सेम टाइम राज्यसभा में भी वहां पर जो फ्लोर के लीडर जो होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सरकार के, वो प्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में भी इस बजट को। सो बजट प्रेजेंटेशन, द प्रोसीजर फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट एंड इट्स पासिंग बाय लोकसभा इज लेड डाउन इन मोस्टली लोकसभा को अपर हैंड मिलता है एज फार एज बजट इज कंसर्न, क्योंकि मनी फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट से प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 112 to 117 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि हमें एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि प्रोसेस किस तरीके से होगा। ये हमें 3 अलग अलग सोर्सेज से मिलता है। सबसे पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा, रूल 204 to 221 एंड 331 सबसेक्शन ई ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। तो लोकसभा के ही रूल्स और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रेगुलेशंस को फॉलो करके ही बजट को प्रोड्यूस किया जाता है, बजट की स्पीच दी जाती है। डायरेक्शन 19B ऑफ द डायरेक्शंस बाय द स्पीकर, तो लोकसभा के स्पीकर जो है वो वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोजीशन है, क्योंकि वही तो गाइड करते हैं सभी डिस्कशंस को, तो जाहिर सी बात है कि उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है। तो फॉलोइंग दिस निर्मला सीतारमण जी या फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट की स्पीच अपनी शुरू करते हैं। भारी भरकम सी जो स्पीच उन्होंने बनाई हुई होती है, वो सभी A to Z वो वहां पर अनाउंस करती हैं। The budget papers are made available to members after finance minister speech। इंपॉर्टेंट है, बजट की स्पीच जब चल रही होती है, किसी भी तरीके का डिस्कशन या डिसरप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पूरी तरीके से जब फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच देना उनका खत्म हो जाता है, तो तब सभी को एक एक कॉपी वहां पर दी जाती है। अगर ऑफलाइन यानी कि पेपर दे रहे हैं तो पेपर वाइज, अगर ऑनलाइन दे रहे हैं तो उन्हें एक ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी, और इमीडिएटली हाउस जो है वो एडजर्न किया जाएगा। यानी कि जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच होती है उस दिन किसी भी तरीके का डिस्कशन नहीं होता है। ठीक है, तो द फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस की जाती है। ऑफ कोर्स बजट देना भी एक काइंड ऑफ फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करना ही है, तो इंपॉर्टेंट जो कोई भी फाइनेंस बिल्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और हाउस स्टैंड्स अर्जेंट। No discussion on budget takes place on the day. Budgets are discussed in 2 stages. The general discussion followed by detailed discussion and voting on demands for the grants. Overall अगर हम देखें तो एक जनरल डिस्कशन जो आप देखते हैं लाइव टेलीकास्ट लोकसभा वगैरह की टीवी पर, एक डिटेल डिस्कशन होता है जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग रिलेटिंग कमिटीज करते हैं। मैं आगे के स्लाइड्स में उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो 2 टाइप्स ऑफ जनरल डिस्कशन यहाँ पर होते हैं, एक जनरल डिस्कशन और एक इन डेप्थ डिटेल डिस्कशन होता है, और आखिर में ग्रांट्स जो कुछ भी मांगे गए हैं उन्हें वोटिंग करने के लिए उन्हें लोकसभा या फिर राज्यसभा पर लाया जाता है। The whole process of discussion and voting on the demand for grants and the passage of appropriation and finance bills are to be completed within a specified time। बहुत ही स्पेसिफाइड टाइम उन्हें दिया जाता है। अभी आप देख लें, फरवरी का ही एक महीना दिया जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी एंडिंग तक या फिर मार्च स्टार्टिंग तक जो है हर हाल में डिस्कशंस वगैरह सभी काम हमें कंप्लीट करने हैं। और एनी हाउ अगर कोई भी पुश भी अगर हो जाता है तो नो डाउट मार्च 31 विल बी द लास्ट डे, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का एंड है। अप्रैल 1 से जो है हमें ऑलरेडी एक नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर।
As a result, often demands for grants relating to all ministries and departments cannot be discussed, and the demands of some minister gets guillotined, that is without a discussion. एक फ्रेंच वर्ड है, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर के टाइम फ्रेम में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तो जो कोई भी रेवोल्यूशन के खिलाफ होता था तो उन्हें पकड़ के उनकी गर्दनों को काट दिया जाता था, तो दैट वर्ड वाज कॉल्ड एज गिलिटिन। तो यहाँ पर भी लोकसभा में स्पेसिफिकली जब अप्रोप्रिएट टाइम हमें नहीं मिलता डिस्कशन के लिए तो वहाँ पर बिल्स को गिलिटिन किया जाता है, यानी कि ऑन वन सिंगल स्ट्रेच ऑन वन सिंगल डे ये सभी बिल्स को जो है वो डिमांड्स को जो है ग्रांट किया जाता है, पास किया जाता है। बहुत ही अब्रप्टली ये होता है तो अच्छी बात नहीं होता। गिलेटिन हमें अप्रोप्रिएट और एडिक्वेट टाइम देना चाहिए डिस्कशन के लिए। During the general discussion, the House is at its liberty to discuss budget as a whole or questions of principle involved therein, but no motion can be moved। पहला जो जनरल डिस्कशन होता है वो आप बस ऊपर से बात कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं कि फिलोसफी क्या थी इसके पीछे, पॉलिसीज क्या थे वगैरह, लेकिन जो मोशंस, कट मोशंस जिनके बारे में हमने बात किए हुए थे वो अभी आप मूव नहीं कर सकते। A general survey of administration is in order. The scope of discussion is confined to an examination of general scheme and structure of the budget। तो वहाँ पर ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं, बाकी के भी एमपीस हैं, आपके खुद के सरकार के भी एमपीस, वहाँ पर सवाल आप वगैरह पूछ सकते हैं, डिस्कशंस वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जनरल सर्वे टाइप वहाँ पर किया जाता है। देखिए बजट जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें अगेन डिस्कशंस वगैरह करवा के फाइनल लेटर ऑन स्टेज में अगर कोई भी एडजस्टमेंट्स वहाँ पर करने हो उसके बाद उसे पास किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि कई एडजस्टमेंट्स भी उसमें करने पड़ते हैं। विद द क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग रिलेटिंग कमिटीज इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फेज वेयर द डिटेल डिस्कशंस हैपन ऑफ पार्लियामेंट इन 1993। द डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड बाय दिस कमिटीज। तो एक जनरल डिस्कशन, ओवरऑल डिस्कशन होने के बाद डिपार्टमेंटल रिलेटिंग स्टैंडिंग कमिटीज, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक कमिटी या फिर स्टैंडिंग कमिटी होती है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, DRSCC ने कहा जाता है। तो दीज आर दीज कमिटीज विच इन डिटेल्ड स्क्रूटिनाइज, जो बैठकर पूरी तरीके से डाटा वगैरह कलेक्ट करके A to Z छानबीन करके हमें एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं एक इन्फॉर्मेशन कि कितना खर्चा होगा, कितना होना चाहिए, कितना दे सकते हैं, कितना रेवेन्यू आएगा, क्यों आएगा, किस तरीके से आएगा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल फेज इन पैसेज ऑफ द बजट। These demands for grants are presented to Lok Sabha along with financial annual statements। Once इस DRSCs के फेज को अगर आपके जो ग्रांट्स हैं, आपके जो बिल्स हैं वो पास हो जाते हैं तो नो डाउट नेक्स्ट जो है लोकसभा पर टेबल किया जाएगा इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और निर्मला सीतारमण जी या फिर फाइनेंस मिनिस्टर रिक्वेस्ट करेंगी कि दीज ग्रांट्स शैल बी मूव्ड, या फिर हमें पैसा दे दो। These are not generally moved in house by concerned minister. These demands are assumed to have been moved and proposed from chair to save the time of the house। अब जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग स्टैंडिंग कमेटी है तो जाहिर सी बात है कि हर डिपार्टमेंट के लिए अपने एक मंत्री हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हर मंत्री अपना अपना इस तरीके का डिमांड लाते हैं। चेयर जो होते हैं, लोकसभा के चेयर जो है वही इन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं, वही ये सभी को लाते हैं क्योंकि टाइम भी हमें सेव करना है। तो ऑल ऑफ अ सडन सभी जितने भी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज ने रिपोर्ट्स दिए हुए होते हैं उन सभी को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मिलाकर लोकसभा में टेबल किया जाता है। It is open to members to disapprove policy pursued by particular ministry or to suggest measures for the economy and administration of the ministry or to focus the attention of ministry on specific local grievances। This is the final stage of discussion। इसे सेकेंडरी डिस्कशन भी आप कह सकते हैं, जहां पर पूरी तरीके से रिपोर्ट्स वगैरह हमें मिले हुए हैं। एमपीज को भी एडिक्वेट टाइम मिल जाता है कि वो जाकर अपना होमवर्क करें, वापस से आकर दिस इज द वेरी स्टेज जहां पर आप कट मोशंस वगैरह मूव कर सकते हैं, सप्लीमेंटरी ग्रांट्स वगैरह, आप ग्रांट्स के लिए भी जो आप यहाँ पर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है वहां पर या तो बिल्स वगैरह सभी ग्रांट्स जो वो गिलेटिन किए जाएंगे या फिर इंडिविजुअली वो डिस्कस करके पास किए जाएंगे। सो दिस इज हाउ द बजट इज फाइनली पास्ड। तो अभी हमने देखा पूरा बजटिंग का प्रोसेस। मैं पूरी तरीके से आपको अश्योर कर सकता हूं कि 7 वीडियोस अगर आप देखेंगे, 7 पार्ट्स जो है वो पूरी तरीके से आपको बजट में समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने फंड्स, मोशंस के बारे में, ग्रांट्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में, हमने बजट स्पीच और फाइनल पैसेज के बारे में भी बात किया हुआ है। आगे के 3 पार्ट्स जो है वो हम करंट रिसेंटली जो प्रोड्यूस किया गया है इकोनॉमिक सर्वे 2022 और बजट 2022-23 को हम डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और फाइनली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के। वैसे तो हमने बजटिंग प्रोसेस में ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन फिर भी 6 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस लिए गवर्नमेंट बजट की स्पीच इंपॉर्टेंट होती है और किस लिए गवर्नमेंट बजट जो है वो क्रूशियल माना जाता है। सबसे पहला, रीलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। देश में कई रिसोर्सेस हैं, लेकिन उन्हें कहां कहां रिलोकेट करना है वो हमें इसी बजट से ही प्रोवाइड किया जाता है। इसी बजट में हमें देखने को मिलता है कि सरकार ने कहां कहां किस किस रिसोर्स को अलोकेट किया हुआ है।
रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, यस, इंडिया बीइंग अ सोशलिस्ट कंट्री, जाहिर सी बात है कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बजट किसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं। अगेन बजट में आप जेंडर बेस्ड बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, इस तरीके के अलग अलग टाइप के बजट्स देखते हैं जो बहुत ही डेवलपमेंटल और बहुत ही क्रूशियल होते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बजट स्पीच और बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना कि किस तरीके से पॉलिसीज और स्कीम्स लाए जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही आगे बढ़कर एक गेम चेंजर होने वाले हैं। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, यस, भारत सरकार के अपने स्पेसिफिकली अलग अलग जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो भी तो चलते हैं, तो उन्हें किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरीके से पुश किया जाएगा। एंड फाइनली रीजनल डिस्पैरिटीज, जो देश के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लेवल्स ऑफ ग्रोथ है या फिर अलग अलग लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं, उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, सभी रीजन्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हो, सभी रीजन्स में इक्वल डेवलपमेंट हो, उसे मद्देनजर रखते हुए भी बजट की स्पीच और बजट का पासेज बहुत ही क्रूशियल होता है। ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी बजट स्पीच और फाइनल पैसेज के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।